नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मिशन हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमेशा आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है प्रसवोत्तर परिवार नियोजन सेवाएं। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के ज्वाइंट डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। दर्शकों, सुखी परिवार, सुखी समाज और संपन्न देश बनाने में परिवार नियोजन की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश की आबादी को कंट्रोल करने के लिए, देश की प्रगति और विकास के लिए, साथ ही साथ मातृ और मृत्यु दर को कम करने के लिए परिवार नियोजन के साधनों को अपनाना बेहद ज़रूरी है, खास तौर से प्रसव के बाद। प्रसव के बाद परिवार नियोजन के कौन कौन से साधन हैं, इस बारे में आज हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 0522228869, एक नंबर और नोट कीजिए 0522401598। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ और जैसा कि हमारा आज का विषय है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रसव के बाद परिवार नियोजन के लिए कौन कौन सी सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। जागरूकता के नुक्ते नज़र से हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रसवोत्तर परिवार नियोजन जी को समझने से पहले जी मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि परिवार नियोजन के बारे में हम लोग समझ लें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो जब एक परिवार की शुरुआत एक दंपति से होती है, जैसे न्यूली मैरिड कपल हैं, जी तो एक दंपति की ये जिम्मेदारी है और उसका अधिकार भी है जी कि वो अपने परिवार को किस तरीके से नियोजित करता है। बिल्कुल। परिवार नियोजन का मतलब केवल नसबंदी या पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी ही नहीं होता है। परिवार नियोजन का कंसेप्ट हमारा परिवार कल्याण को समेटे हुए है। जी और जब भी हम परिवार नियोजन की बात करते हैं जी तो हम परिवार कल्याण की बात करते हैं, जिसमें हमारा मातृ कल्याण, शिशु कल्याण, ये सारी चीज़ें उसमें समाहित हैं। और ये उस दंपति का अधिकार है कि वो अपने परिवार को अच्छी सुविधा देने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, कब बच्चे को, पहला बच्चा कब वो चाहता है और दो बच्चों के बीच में ये उसका अधिकार है कि वो कितना अंतर रखना चाहता है जी और बच्चों का समय समय पे टीकाकरण से लेके सारी सुविधाएं, न्यूट्रिशन, पोषण का भी ध्यान, तो ये सब मिला के परिवार कल्याण की बात की जाती है और इसी को परिवार नियोजन कहते हैं। यानी कि खुशहाली का नाम परिवार नियोजन। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर साहब, मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगी। एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसौली पड़ता है। परिवार नियोजन की हो बारी तो सीमित परिवार रखना ये भी हमारी है जिम्मेदारी। तो मैं जानना ये चाहता हूँ, जो परिवार नियोजन अस्थायी उपाय होते हैं, एक अस्थायी उपाय होते हैं, तो इसमें कौन सा अच्छा होगा, बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, परिवार नियोजन के परिवार को सीमित रखने के लिए अस्थायी और स्थायी दोनों ही विधियां हैं। अब किस दंपति को कौन सा विधि सूट करता है, वो जब वो काउंसलर के पास जाएगा, चिकित्सक के पास जाएगा, तो उसकी नीड के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही उसको सलाह दी जाएगी कि किस तरीके की विधि उसके लिए
ठीक रहेगी। यानी कि डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि भाई क्या एज है, कितने बच्चे हैं, तो वो सलाह लेकर के ही वो कर सकते जी, हैं। कितना अंतराल चाहता है जी, कब बच्चा चाहता है। नंद स्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो प्रसव के बाद कौन कौन से साधन हैं जिनको अपनाना चाहिए? प्रसव के बाद साधनों की जब बात हो रही है तो प्रसव के बाद हम लोग परिवार नियोजन की सेवाएं लेने के लिए इसलिए प्रेरित करते हैं कि वो हमारा ऐसा समय होता है प्रसव कि जिस समय हमारा जो भी लाभार्थी है वो आसानी से उपलब्ध है, उसकी मानसिक स्थिति भी उस समय हमारी सेवाओं को एक्सेप्ट करने के लिए उपयुक्त रहती है और जो हमारे साधन हैं वो उनकी ग्राह्यता भी अच्छी है और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। इसलिए प्रसव के पश्चात हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि उसको एक ही विजिट में, एक ही समय में हम उसको प्रसव की सुविधा के साथ साथ अपनी परिवार नियोजन की भी सेवाएं उसकी आवश्यकता के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार दे सकें। तो उसमें हमारे पास गोलियां भी हैं, हमारे पास इंजेक्शन्स भी हैं, हमारे पास ऑपरेशंस की भी सुविधाएं हैं। ये सारी सुविधाएं हैं जो प्रसव के पश्चात वो ऑप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ गए हैं, सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है, पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में कम से कम 3 साल की स्पेसिंग रखने की सलाह क्यों दी जाती है? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, 3 साल का स्पेसिंग का जो बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये तो आप भी जानते होंगे कि जल्दी जल्दी बच्चे होने पे माँ के स्वास्थ्य पे और बच्चे के स्वास्थ्य पे, दोनों के स्वास्थ्य पे ही बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है। और जो हमारा मोटो है परिवार को सीमित रखने का, देश की प्रगति में सहायक होने का, वो भी अंतराल रखने से एक जो उसका चाइल्ड बेयरिंग एज, जो फर्टिलिटी एज होती है, उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है, तो वो बेहतर तरीके से परिवार अपना प्लान कर सकता है। जी, सौरभ पाठक जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बात चल रही थी महिलाओं के बारे में कि प्रसव के बाद कौन कौन से साधन अपनाए जा सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी, इंजेक्शन के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन उसको ज़रा सा डिटेल में आप बता दीजिए। इंजेक्शन एक डिपोमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन उसका केमिकल नाम है। अंतरा के नाम से हमारे पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। डिम्पा इंजेक्शन है। ओके। वो अब हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे लगभग हम लोग इस सर्विस को पीएचसी लेवल तक तो पहुंचा ही दिए हैं और अब हमारा प्रयास सब सेंटर लेवल तक इसको पहुंचाने का है। जी। ये 3 महीने के लिए होता है एक इंजेक्शन, और एक इंजेक्शन लगने के 3-3 महीने के अंतराल पे इसको लगाया जाता है। डॉक्टर साहब, जयदेवी जी का फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, हम जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। जी, क्या जानना चाहती हैं? हम ये पूछना चाहते हैं, महिलाओं में बच्चों में कितना अंतर होना चाहिए, कौन कौन से साधन अपनाने चाहिए? बताइए डॉक्टर साहब, अंतर रखने के लिए कौन कौन से साधन अपनाने चाहिए? अभी इसके पहले भी ये सवाल आया था जी, कि अंतर रखने के लिए तो स्पेसिंग के लिए माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए स्पेसिंग आवश्यक तो है ही है, और कितना अंतर चाहिए ये व्यक्तिगत निर्णय है। ये उस दंपति का निर्णय है कि वो 2 बच्चों के बीच में कितना अंतराल रखना चाहते हैं और कौन सा साधन ये अपनाएंगे, ये भी उनका व्यक्तिगत निर्णय है। रही बात जानकारी की, तो वो हमारे सेवा केंद्रों पे, पीएचसी सीएचसी पे काउंसलर के माध्यम से या जो चिकित्सक हैं उनके माध्यम से इन साधनों के बारे में जानकारी ली जा सकती है और अपनी नीड के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार से हमारे पास बहुत लंबी बास्केट है, कोई भी बास्केट में से कोई भी चॉइस ये ले सकते हैं।
जयदेवी मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रसव के बाद परिवार नियोजन सेवाओं के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के ज्वाइंट डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि स्थायी साधनों की अगर हम बात करें, वो कौन कौन से, वो ज़रूर बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। देखिए, परिवार नियोजन के स्थायी परमानेंट साधनों की बात की जाए तो महिलाओं के लिए हमारे पास ट्यूबेक्टमी है, ट्यूबल लाइगेशन है, जो 2 तरीके का होता है। एक तो लेप्रो विधि से किया जाता है जी। और एक मिनी लैप विधि से किया जाता है। और पुरुषों के लिए वैसेक्टमी होता है, NSB जिसको बोलते हैं, बिना चीरा टाँका के वैसेक्टमी जी। ये भी हमारे यहाँ प्रत्येक माह के 21 तारीख को जनपद चिकित्सालयों में NSB डे के नाम से मनाया जाता है। उसमें ये सर्विसेज दी जाती हैं, और जहाँ पे NSB सर्जन जहाँ पे पोस्ट हैं वो ये सर्विसेज को कभी भी दे सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, आपने स्थायी साधनों के बारे में तो बता दिया, हम चाहेंगे कि जो अस्थायी साधन हैं उनके बारे में भी आप विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, जो अभी हमने अस्थायी साधन बताए जी, वो तो वैसे साधन है कि जो अगर परिवार ये निर्णय ले लेता है, दंपति ये निर्णय ले लेता है कि उसको और अब इश्यूज नहीं चाहिए और बच्चे नहीं चाहिए, तो हमारे स्थायी विधियों का को अपना सकता है जी। और अगर स्पेसिंग की बात करते हैं कि अगर 2 बच्चों में अंतर, या पहले बच्चे के जन्म में अंतर, या पहले दूसरे के बच्चे के जन्म में अंतर, इसलिए हमारे पास अस्थायी टेम्परेरी मेथड्स भी हैं, जिसमें गोलियां हैं, हमारी डेली खाने वाली गोलियां हैं जो मालायन के नाम से जानी जाती हैं। हमारे पास साप्ताहिक गोलियां हैं, सेंट क्रोमेन छाया के नाम से जानी जाती हैं जी। हमारे पास इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली गोलियां भी हैं, जिनको इसिपिल के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा कापर टी जी, कापर टी हमारे पास है, जो स्पेसिंग के लिए वो भी एक अच्छा साधन है जी। और इसके अलावा इंजेक्शन अंतरा, इसका भी इधर देखा गया है कि इसका भी बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है। ये भी स्पेसिंग के लिए एक अच्छा साधन है जी। और ये सारे अस्थायी साधनों को बंद करने के बाद फर्टिलिटी पुनः वापस आ जाती है जी। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपने महिलाओं के बारे में बताया, स्थायी और अस्थायी साधनों के बारे में बताया, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि पुरुषों के लिए कौन सा उपयुक्त है साधन। देखिए, पुरुषों के मामले में थोड़ा सा हमारा बास्केट बहुत संकरा है जी। अभी टेम्परेरी मेथड्स में हमारे पास केवल कंडोम्स ही पुरुषों के लिए उपलब्ध हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे रिसर्चर्स और भी अच्छे अच्छे साधन हो सकता है आ जाएं जी। और पुरुषों की भागीदारी भी थोड़ी कम रहती है, तो हम चाहेंगे कि आज आप हमारे जो दर्शक हैं उनसे ज़रूर कहिए कि भाई पुरुषों भी आगे आएँ और भागीदारी लें। नहीं, बास्केट कम होने से ये मतलब नहीं कि पुरुषों की भागीदारी कम हो। परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए जी। जो कि अभी हमको लगता है 1% से ज़्यादा नहीं है। अच्छा। ये बड़ा चिंता की बात है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब पुरुषों की है बारी। जी हाँ, अब पुरुषों की है बारी परिवार नियोजन की जिम्मेदारी। क्यों डॉक्टर साहब, सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, अब पुरुषों को भी आगे आना चाहिए, बिल्कुल आगे आना है और पुरुषों को लीड करना है, बिल्कुल महिलाओं को साथ लेके कदम से कदम मिलाते हुए जी। क्योंकि हमारे इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम में महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं। हम चाहते हैं पुरुष भी उनका शाना बशाना चलें, कम से कम साथ तो चलें जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हम TFR की बात करें, आई मीन टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो इसके बारे में ज़रा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको हिंदी में सकल प्रजनन दर बोलते हैं। ओके। सकल, इसका कंसेप्ट यह मतलब ये है कि एक महिला अपने जीवन काल में अपनी फर्टिलिटी की एज में जो 15 से 49 साल मानी गई है जी। इसके बीच में ऑन एवरेज कितने बच्चों को, कितने जीवित बच्चों को जन्म दे सकती है,
उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, जो कि हमारा इस समय उत्तर प्रदेश का 2.7 है, जो हमारा अभी सर्वे हुआ है NFHS 4 में, उसमें 2.7 निकल के आया है, जबकि NFHS 3 हमारा 2004-05 में हुआ था, उसमें ये दर हमारी 3.8 थी। तो हम ये कह सकते हैं कि TFR हमारा कम हो रहा है, ये पॉजिटिव है, लेकिन हम अभी उसको रिप्लेसमेंट लेवल तक नहीं ला पाए हैं। हमारा रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 का है, जो हमको जल्द से जल्द लाना है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने TFR के बारे में बताया, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे जहाँ पे फर्टिलिटी रेट हाई है तो वहाँ पे जो परिवार कल्याण है वो किस तरह के कार्यक्रम चला रहा है, किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, जो TFR हाई TFR डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये एक सर्वे हुआ था, भारत सरकार ने कराया था, जिसमें ये निकल के आया कि पूरे देश में करीब 145-47 जनपद चिन्हित हुए हैं, जिसमें से 57 जनपद केवल हमारे उत्तर प्रदेश के हैं जो हाई TFR की श्रेणी में आते हैं। यहाँ का TFR 3 या 3 से अधिक है। ये जनपद ज़्यादातर जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, महत्वाकांक्षी जनपद हैं, वो हैं, और बाकी और भी जनपद हैं, जैसे इधर श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, चंदौली, सिद्धार्थनगर, इस तरीके के। तो ऐसे जनपदों को चिन्हित करते हुए हमारे प्रदेश सरकार ने एक योजना लाई है, मिशन परिवार विकास, जो प्रदेश में लॉन्च की गई है। इसका मकसद ये है कि एक तो हम इन जनपदों में जो हमारी नियमित सेवाएं हैं उसको स्ट्रेंथन करें, इन जनपदों में हम जागरूकता के अभियान चलाएं, संवेदीकरण करें, जन जागरण पैदा करें, और अपनी परिवार नियोजन की सामग्रियों इनको हम लोएस्ट लेवल तक, यहाँ तक कि जनता के दरवाजे तक पहुँचाने की कोशिश करें। और इसके लिए हम लोगों ने FPLMIS एक पोर्टल के माध्यम से इसका मैनेजमेंट शुरू कर दिया गया है, जिसमें हमको ये दिखता रहता है कि किस केंद्र पे, किस सेंटर पे, कहाँ पे हमारी ये सामग्री है और कहाँ पे नहीं है, ये पूरा पोर्टल पे दिखता रहता है। और उसी के हिसाब से ऑनलाइन डिमांड जनरेट होता है और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं चाहिएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रसव के बाद परिवार नियोजन सेवाओं के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। डॉक्टर वीरेंद्र, अगला सवाल मेरा आपसे है, जैसा कि अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे ये सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं? देखिए, हमारी परिवार नियोजन की सेवाएं अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, CSC, PSC, सब सेंटर, और यहाँ तक कि हमारा HDC कार्यक्रम है, होम डिलीवरी ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। अच्छा जी, जो आशाओं के माध्यम से हम घर घर उन दंपतियों तक ये सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कंडोम्स का वितरण हो गया, माला गोलियों का वितरण हो गया, तो ये हम उस लाभार्थी के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई, स्थायी साधन, अस्थायी साधन, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं क्या प्राकृतिक साधन भी हैं और कितने सक्सेसफुल हैं? जी, प्राकृतिक साधन तो हैं, लेकिन जहाँ तक सक्सेस की बात है तो उसमें थोड़ा सा एक डाउट, संदेह बना रहता है। जैसे कि एक है लैम विधि जिसको बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसमें कहा जाता है कि अगर बच्चा भर पेट माँ का दूध पीता है तो 6 महीने तक वो कंट्रासेप्टिव का काम माँ के लिए करता है। दूसरा और एक है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से रेगुलेट करते हैं, जिसको सेफ पीरियड कहते हैं। जी जी जी, सेफ और अनसेफ पीरियड की बात है। तो उसके बारे में बहुत ही उसमें
ज़्यादा नहीं कहेंगे जी जी, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा हो सकता क्योंकि है। उसमें कैलकुलेशन होता है, जी, तो जाहिर से कैलकुलेशन अगर होता ज़रा है। सा भी गलत हो गया जी, तो जी, जाहिर से जी, पीरियड जी, शायद जी, नहीं होगा। जी। जी, तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा परिवार नियोजन अपनाएं, लोगों में जागरूकता बढ़े, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक इस जनसंख्या को या जनसंख्या विस्फोट को हम समस्त भारतवासी, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समस्त भारतवासी इसको अपनी समस्या नहीं समझेंगे। जी, ये केवल एक देश की समस्या नहीं है, ये हमारी अपनी निजी समस्या है कि जो हम जिस तरफ जा रहे हैं जनसंख्या को लेके, इस चीज़ को अगर हम जन सहयोग नहीं बल्कि जन आंदोलन के रूप में देखना चाहते हैं, बिल्कुल, तभी हम इस कार्यक्रम को और हम देश को उन ऊंचाइयों पे ले जा सकेंगे जहाँ पे हमारा हक है। जी, तो यानी कि अगर परिवार नियोजन के साधन अपनाए जाएंगे तो हमारा देश स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बन सकेगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा परिवार नियोजन अपनाएं? अमूमन देखा जाता है, लोग कहते हैं भाई ये तो भगवान की देन है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार नियोजन अपनाने के लिए थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ मिथ्स आ रहे हैं, जिसको मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। कि जैसे एनएसबी के बारे में मिथ है कि एनएसबी या पुरुष नसबंदी वेसेक्टमी कराने पे कमजोरी आ जाती है, तो मैं बिल्कुल इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की कमजोरी नसबंदी कराने पे पुरुषों को नहीं आती है, बल्कि उनका उत्साह और दोगुना हो जाता है। जी, ये मैं आपके माध्यम से ये एश्योर कर रहा हूँ। तो ये मिथ बिल्कुल ही निराधार है। दूसरी एक मिथ देखने में आ रही है कि अंतरा इंजेक्शन लगने के बाद लोग बताते हैं कि महीना नहीं आता है, तो ये कोई उसका साइड इफ़ेक्ट या कोई वो नहीं है, ये उसका प्रभाव है जो होना ही चाहिए कि अंतरा इंजेक्शन के बाद एमेनोरिया हो जाती है, या तो वो कोई नुकसान नहीं है वो। जी, तो यानी कि परिवार नियोजन के साधनों को ज़रूर अपनाएं। कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी, थैंक यू सो मच। जी हाँ, और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और जितनी भी करेक्ट एंट्रीज होती हैं उसमें से हम एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और जो लकी विनर होता है उसे हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। तो देर किस बात की, आप भी जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, महिलाओं के लिए इंजेक्शन के रूप में आधुनिक गर्भ निरोधक साधन क्या है? जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के ज़रिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।